हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसे अपन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर की काफ़ी चीज़ें बेसिक चीज़ें अपन ने पढ़ रखी हैं। कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया अपन ने, उसका ऑपरेशन पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कोर होती है, उसके टाइप, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टाइप देखे थे अलग अलग बेसिस पे, जैसे फेज बेसिस पे देखे अपन ने, उसके कंस्ट्रक्शन बेसिस पे देखे कोर टाइप, शेल टाइप। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अपन ने देखा था, टाइप के अंदर के टाइप होता है एक ट्रांसफार्मर का। तो ये अलग अलग टाइप में देखे अपन ने। फिर उसके बाद में उसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो फ्लक्स है, डीसी मशीन में भी देखा अपन ने ऑपरेशन, और ऑटो ट्रांसफार्मर में भी देखा, और ट्रांसफार्मर में देखा, और इंडक्शन मशीन में भी देखा अपन ने। तो ट्रांसफार्मर में जैसे कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज किस तरीके से शिफ्ट होता है वो भी अपन ने देखा। उसके बाद में वोल्टेज इंड्यूस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पे, किस तरीके से वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के, वो अपन ने देखा ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। उसके बाद में उसके अंदर क्या लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे कोर लॉस बताए थे मैंने, ठीक है, कॉपर लॉस बताए थे, उनको एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस में डिवाइड करके अपन ने काफ़ी कुछ देखा। तो लॉसेस के बारे में अपन ने ऑलरेडी देखे। फिर लॉसेस से अपन ने एफिशिएंसी कैलकुलेट की और एक वोल्टेज रेगुलेशन अपन ने निकाला। तो ये सब वीडियो के जो लिंक हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो पहले उन्हें देख लेना ताकि ऑटो ट्रांसफार्मर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो एक बार फर्स्ट मैं आपको, जैसे अपन को पता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, या जिसको सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बोलें, तो किस तरीके से दिखाई देता है वो, ठीक है। तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर मैंने बताया था, एक बाहरी कोर होती है, आउटर कोर होती है एक, इस तरीके से स्क्वायर शेप की। ये दो बाहर की लिम्ब होती हैं, इसको और इसको लिम्ब बोलते हैं, जिसके ऊपर वाइंडिंग जो है वो लगी हुई होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई होती हैं। ये एक तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये एक तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ये कोर थी। यहाँ पे अपन स्टार्टिंग जो इनपुट वोल्टेज है, प्राइमरी की तरफ अपन ने वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और यहाँ से एक करंट निकलती है I1, जिसको बोलते हैं अपन I1, ठीक है। I1 के अंदर नो लोड करंट और प्राइमरी करंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, टोटल प्राइमरी करंट I1 हो गई। यहाँ से एक फ्लक्स निकलता है 5 नॉट नो लोड करंट की वजह से, और यही फ्लक्स जाके इस वाइंडिंग से भी लिंक होता है। ये फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग इससे भी लिंक होता है, और इस वाइंडिंग की वजह से इसके अंदर टर्न N1 होते हैं, इसके अंदर N2 होते हैं, तो इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, E2 इजिकल टू N2 डी फाई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लक्स, सेम फ्लक्स ये आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ था वहाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा V2 आ जाएगा। ये अपन ने देख लिया था, फुल कंस्ट्रक्शन भी देख ली थी अपन ने, इसकी कंप्लीट जो इक्विवेलेंट सर्किट था वो भी अपन ने इसका देख। तो प्राइम जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में दिखा, यहाँ पे देखना कि प्राइमरी वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी वाइंडिंग अलग है। अभी ऑटो ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन बनाएंगे तब अपन को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसकी पहले मैं डिज़ाइन बना देता हूँ, कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ किस तरीके की है। ये एक कोर है, एक सिंपल लिम्ब टाइप ले लिया अपन ने, उसके ऊपर अपन ने वाइंडिंग लगा दी। अब इसमें से अपन इनपुट आउटपुट यहीं पे से ही ले लेंगे अपन। यहाँ पे से मान लो मैंने इनपुट ले लिया और ये मैंने आउटपुट बना दिया। एक ही कोर है, एक ही कोर के ऊपर अपन ने वाइंडिंग लपेटी है, उसी वाइंडिंग का कुछ पार्ट अपन ने प्राइमरी बनाया और उसी की कॉमन वाइंडिंग का कुछ पार्ट अपन ने सेकेंडरी बनाया है, ठीक है। तो इस टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी के टर्न है, इनको मैं मान लेता हूँ N1 है, और इसके जो टर्न है इसको मैं मान लेता हूँ N2 है, ओके। यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज लगाऊंगा, V1 लगाया मैंने। यहाँ पे टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो की गई वो कितनी गई, I1। यहाँ पे भी कितनी आएगी, I1। यहाँ से करंट इसमें जो जा रही है, इसमें सेकेंडरी साइड के आउटपुट में कितनी करंट चली गई, I2, ठीक है। I2 करंट इसमें चली गई, तो इधर की तरफ कितनी करंट बच गई, इधर की तरफ बच गई I2 माइनस I1 करंट बच गई।
यहाँ पे जो यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा वो आएगा V2, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहाँ पे वो आएगा, सॉरी प्लस माइनस अपन वैसे न्यूट्रल और फेज लगाना चाहिए लेकिन लगा देते हैं E2। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वोल्टेज आया है इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया है E1। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कुछ इस तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा है लेकिन अपन ने प्राइमरी में कुछ लिया और सेकेंडरी में एक जगह से अपन ने पॉइंट लगा के यहाँ से आउटपुट अपन ने ले लिया। अब इसकी जो आप रियल में ऑटो ट्रांसफार्मर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट है आउटपुट का जो पॉइंट है अपन इसको चेंज कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, अपन यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टैपिंग की इसकी, इस टैपिंग को मैं यहाँ पे भी ले जा सकता हूँ, 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 यहाँ पे भी ले, मतलब इस एक जैसे कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो गए कि प्राइमरी के टर्न इतने हैं और सेकेंडरी के टर्न इतने हैं। या मैं सप्लाई वोल्टेज इधर दे के यहाँ पे मान लो कम है N1, मान लो कि N1 ज़्यादा है N2 से, तो यहाँ पे यदि मैं सप्लाई वोल्टेज दूंगा तो यहाँ पे स्टेप डाउन की तरह काम करेगा क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज कम हो जाएगा। यदि मैंने इनपुट इधर की तरफ दिया और आउटपुट इधर की तरफ लिया तो स्टेप अप की तरह काम करेगा लेकिन एक फिक्स रेशियो में काम करेगा। लेकिन यहाँ पे N1 और N2 को मैं कंटिन्यूसली चेंज कर सकता हूँ और इसमें जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के रूप में काम कर सकता हूँ। यदि यहाँ पे टाइपिंग है, यदि इससे नीचे टाइपिंग है तो ये स्टेप डाउन की तरह काम करेगा और यदि इससे ऊपर टाइपिंग है तो ये स्टेप अप की तरह काम करेगा। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा है कि इसके जो रेशियो है टर्न्स रेशियो वेरिएबल मैं ले सकता हूँ। टर्न्स रेशियो इसमें क्या होगा, वेरिएबल। इसका जो ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम वो देखोगे आप और प्रैक्टिकली वो देखोगे मार्केट में जैसे मिलता है, उसमें देखोगे एक ऊपर रोटेशन करने का एक लगा होता है पॉइंट, उसको अपन घुमाएंगे तो ये जो टैपिंग पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा और जैसे ही टैपिंग पॉइंट चेंज होगा तो यहाँ से ये कनेक्शन शिफ्ट होकर ऊपर नीचे की तरफ होता रहेगा और जैसे ये ऊपर नीचे की शिफ्ट होगा ये अपना आउटपुट वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज वो का वही रहेगा इनपुट साइड में हमेशा कांस्टेंट पे, लेकिन आउटपुट साइड की जो टैपिंग है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ और चेंज करके मैं आउटपुट के टर्न्स को चेंज कर सकता हूँ। और टर्न्स को चेंज करूँगा तो जो टर्न्स रेशियो है N2/N1 है वो कंटिन्यूसली वेरिएबल होगा और वेरिएबल होगा तो मैं इससे स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह काम में ले सकता हूँ। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके की होती है। ओके, अब मैं बताता हूं आगे कि ये अपना बेसिक हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। सेम यूज उसी के लिए आता है कि सिंगल फेज जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम में आता है, सेम ऑटो ट्रांसफार्मर भी वही काम करेगा बिकॉज इट इज आल्सो ए ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप और डाउन करना, तो वो ये काम करेगा। लेकिन ये सिंगल फेज से किस तरीके से डिफरेंस है, एक तो एक ही तरह की वाइंडिंग इसके अंदर उसी के ऊपर और एक आउटपुट का जो वोल्टेज है उसे अपन कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा वो आउटपुट वोल्टेज जिस रेशियो में है उसी रेशियो में आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के रेशियो को अपन चेंज करके यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है सेकंड, इसके काफ़ी एडवांटेज हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के कि प्राइमरी जो नॉर्मल अपना ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसके कंपैरिजन में इसके काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। वो काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इसके जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कम होता है, ठीक है, कॉपर लेस वॉल्यूम, कॉपर का जो वॉल्यूम यूज होगा जैसे कि वाइंडिंग के अंदर, वो वाइंडिंग के अंदर कम यूज होगा किसके कंपैरिजन में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। दूसरा एक लॉस कम होता है, हाई एफिशिएंसी होती है इसकी, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक वॉल्यूम बता दिया कॉपर का, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग है तो उसमें 2 वाइंडिंग होंगी, उन दोनों का टोटल जो वाइंडिंग में कॉपर यूज होगा उसके कंपैरिजन में इसमें जो टोटल कॉपर यूज होगा वो कम यूज होगा। सेकंड, लॉस कम होगा, इसके अंदर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो कॉस्ट है
कॉस्ट और वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। कॉस्ट एंड वोल्टेज रेगुलेशन of auto transformer will be better than two winding transformer। ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में इसके जो कॉस्ट और वोल्टेज रेगुलेशन है वो बेटर होगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी इसके अंदर। अब ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है इसमें, यदि आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और जो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देखोगे तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल भी वो टच में नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे देखेंगे तो जो एक वाइंडिंग है उसका कुछ उसी वाइंडिंग का एक पार्ट जो है प्राइमरी के रूप में यूज आ रहा है और उसी वाइंडिंग का दूसरा पार्ट टैपिंग करके सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में काम में आ रहा है। मतलब दोनों के दोनों मर्ज हैं आपस में, एक दूसरे एक ही चीज़ है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसलिए क्या होगा, यदि मान लो कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की प्रॉब्लम आती है, मतलब मान लो कि लो वोल्टेज टर्मिनल की तरफ कोई फॉल्ट आता है या हाई वोल्टेज की तरफ फॉल्ट आता है तो डायरेक्टली लो वोल्टेज की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हाई वोल्टेज की तरफ जो आया, मान लो फॉल्ट आया, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? डायरेक्टली वो लो वोल्टेज की तरफ। तो नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब इससे क्या होगा कि अपने जो मान लो सिटी के बाहर लगा होता है उसमें इनपुट की तरफ हाई वोल्टेज होता है और अपने आउटपुट की तरफ लो वोल्टेज होता है, क्योंकि लो वोल्टेज अपने घरों में जा रहा होता है। अब मान लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ कोई फॉल्ट आए तो वो डायरेक्टली लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और लो वोल्टेज की तरफ यदि शिफ्ट हो जाएगा तो वो अपने घर के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, और घर के इक्विपमेंट के इफेक्ट डालेगा तो उनके खराब होने का खतरा रहेगा। जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होगा। यदि कोई फॉल्ट आया वो टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ तो लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर आइसोलेटेड। बट हियर इन ऑटो ट्रांसफार्मर बोथ वाइंडिंग आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर कनेक्टेड बाय ए नॉब। ओके, तो यहाँ पे अपना जो लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ यदि मान लो कोई इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो उनके ऊपर प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ये है अपनी ऑटो ट्रांसफार्मर की जो डिजाइनिंग है उसके बारे में। उसकी डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन अपन ने देख लिया, मेन उसके एडवांटेज हैं वो देख लिया है। इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी उसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, बिकॉज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये मेनली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी डेप्थ में अपन को पढ़ना पड़ता है, इसलिए बेसिक अपन देख रहे हैं। अब एक आता है नेक्स्ट टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के टाइप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, टाइप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है? जैसे मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में टाइप बताया, डिफरेंट बेसिस पे उसमें बताया, उसमें फेज के बेसिस पे बताया, वोल्टेज के बेसिस पे बताया, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वैसे बताया। ऐसे ही अपन थ्री फेज ट्रांसफार्मर को यदि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे देखें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में दो तरह के होते हैं, थ्री फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर और थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहले थ्री फेज ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से किस तरीके से डिफरेंस है ये अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो डिजाइनिंग है उसको बनाते हैं। तो यदि इसमें देखोगे आप, थ्री फेज का मतलब है तीन टर्मिनल। ओके, अपन थ्री फेज को एक सिंगल फेज के यदि तीन ट्रांसफार्मर को यूज कर लें तो अपन थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। मान लो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले लिया मैंने, और तीसरा एक इस तरीके से मैंने एक ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर मैंने ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर वाइंडिंग लगा दी,
ठीक है। इस तरीके से मैंने जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उधर लगा दी, और यहाँ से जो फ्लक्स है, मान लो ये फ्लक्स फाई ए, इसका 3 फाई ए इसका आ गया, इसका फ्लक्स आ गया फाई बी, और इसका फ्लक्स आ गया फाई सी, और ये फ्लक्स यहाँ से रोटेट होके इसमें से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। कौन कौन सा फ्लक्स जाएगा? फाई ए, फाई सी और फाई बी, ये 3 फ्लक्स इसमें से होके जाएंगे। यदि इन तीनों लिम्ब को मैं एक जगह कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास में क्या बच गई? इस तीनों लिम्ब को एक जगह कनेक्ट करके तो मेरे पास में मेन 3 लिम्ब बच गई जिनके ऊपर वाइंडिंग होगी। तो इस वाइंडिंग का जो इक्विवेलेंट है वो किस तरीके से बनेगा? इस वाइंडिंग का जो अपन इक्विवेलेंट है शॉर्ट वे में अपन इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई अपने पास में 3 लिम्ब जिनके ऊपर वाइंडिंग लगी रहेगी। एक लिम्ब हो गया यहाँ पे, एक हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 लिम्ब। एक लिम्ब को नाम दे दिया ए, दूसरे को बी, तो इनका फ्लक्स हो गया फाई ए, फाई बी, और तीसरा फ्लक्स हो गया फाई सी। तो ये हो गया अपना 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सिंगल फेज में जैसे मैंने बताया था 3 जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें आउटर लिम्ब के ऊपर अपन वाइंडिंग को लपेटते हैं। तो यहाँ पे जो इसके तीनों लिम्ब हैं उसके ऊपर अपन ने आउटर साइड में तीनों की तरफ वाइंडिंग लगा दी अपन ने। ये हो गई एक वाइंडिंग, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन होती है 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन होती है। ये इसके अंदर यहाँ से जो भी फ्लक्स ना निकलेगा, एक ये वाइंडिंग है, ये फाई, एक ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग, तीनों के फ्लक्स जो है एक दूसरे के पाथ से गुजर सकते हैं। जैसे इसका फ्लक्स जो है वो इन बी और सी, जो ये मान लो ए लिम्ब है, ये बी लिम्ब है, ये सी लिम्ब है, तो ए का फ्लक्स जाएगा वो बी और सी के थ्रू रिटर्न होके आएगा। ऐसे ही बी के फ्लक्स के लिए ए और सी रिटर्न पाथ की तरह काम करेंगे और सी के फ्लक्स के लिए ए और बी रिटर्न पाथ की तरह काम करेंगे। तो ये होता है कुछ 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की डायग्राम। अपन को सिर्फ डायग्राम ही देखना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना है। दूसरा है 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब याद करना कि जैसे सिंगल फेज में मैंने बनाया था तो उसमें सेंट्रल लिम्ब होती है एक, और सेंट्रल लिम्ब के ऊपर अपन वाइंडिंग को लगाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सेंट्रल लिम्ब अपन को बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर अपन वाइंडिंग लगाएंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी होगी इस तरीके से, वाइंडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ये ए लिम्ब हो गई, ये बी लिम्ब हो गया, ये सी लिम्ब हो गया। सेंट्रल लिम्ब के ऊपर अपन ने जो वाइंडिंग है वो लगा दी। यहाँ पे हो गया फाई ए हो गया, यहाँ पे हो जाएगा अपना फाई बी, और यहाँ पे हो जाएगा फाई सी। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स को रिटर्न जो पाथ हो जाएगा, एक पाथ हो जाएगा ये, एक पाथ ये हो जाएगा,
ठीक है, एक पाथ ये हो जाएगा और एक पाथ ये हो जाएगा। ये चारों पाथ जो हैं फ्लक्स के रिटर्न पाथ की तरह काम में आएंगे। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन इससे होती है, सेंट्रल लिंब के ऊपर इस तरीके से जो वाइंडिंग है लगी रहती है। इसमें एक ध्यान रखना कि ए का फ्लक्स मैंने ऊपर की तरफ दिखाया और सी का भी ऊपर की तरफ दिखाया, लेकिन बी का नीचे की तरफ दिखाया, क्योंकि इस पे वाइंडिंग जो मैंने लपेटी है वो कुछ इस तरीके से लपेटी है। पहली और सी की देखना सेम तरीके से लपेटी है, लेकिन जो बी की वाइंडिंग वो मैंने अपोजिट वे में लपेटी है, जिसकी वजह से फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा है। ये अपन क्यों करते हैं? फ्लक्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए। यदि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा और यदि तीनों को फ्लक्स एक की तरफ रख दिया मैंने और इसका जब मैं फेजर एडिशन करूँगा फ्लक्स का, तो फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं बनेगा तीनों लिंब के लिए। इस वजह से मैं ये करता हूँ, ठीक है। इसलिए थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप। और कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतनी सी है, थ्री फेज शेल टाइप की भी और कोर टाइप की भी छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि थ्री फेज वाइंडिंग है उसको कनेक्शन कैसे किया जाता है, थ्री फेज वाइंडिंग के कनेक्शन। तो थ्री फेज जो वाइंडिंग है, कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग से मतलब है कि अपने पास में 3 वाइंडिंग होंगी, ठीक है। जैसे एक वाइंडिंग ये हो गई, एक वाइंडिंग ये हो गई, एक वाइंडिंग ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही 3 वाइंडिंग हो गई इनपुट साइड में, ऐसे ही 3 वाइंडिंग किस साइड में हो जाएंगे, 3 वाइंडिंग हो गई प्राइमरी साइड की, एक तरीके से ऐसे मान लो, और 3 वाइंडिंग हो जाएंगी सेकेंडरी साइड की, मतलब इनपुट साइड और आउटपुट साइड बोल दो, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड बोल दो, लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड बोल दो। तो 3 वाइंडिंग होगी और तीनों के 2 टर्मिनल होंगे ही होंगे आपस में। अब इन तीनों वाइंडिंग को अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? और थ्री फेज में है ना, जो फेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर वाई बी फेज, ठीक है। 3 फेज होते हैं, आर वाई बी फेज अपन बोलते हैं उनको। तो इन तीनों वाइंडिंग को अपन आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इन तीनों वाइंडिंग को कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, एक स्टार टाइप कनेक्शन और एक डेल्टा टाइप कनेक्शन। स्टार टाइप कनेक्शन, स्टार टाइप कनेक्शन में क्या होगा, इन तीनों टर्मिनल को कैसे रखेंगे? इन तीनों को अपन कॉमन, जो तीनों के एक टर्मिनल उनको कॉमन कर देंगे और बाकी दोनों को अपन बाकी 3 को अपन आउटपुट साइड में ले लेंगे। ये हो गया अपना स्टार टाइप कनेक्शन। स्टार हो गया, तीनों टर्मिनल तीनों के एक कॉमन कर दिए और तीनों के दूसरे टर्मिनल है उनको बाहर की तरफ अपन ने ले लिया। और दूसरा जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा टाइप कनेक्शन, डेल्टा टाइप कनेक्शन। डेल्टा टाइप कनेक्शन में क्या करेंगे, एक टर्मिनल को दूसरे के वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल से, दूसरा टर्मिनल अगली वाइंडिंग के एक टर्मिनल से, और इन तीनों वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। तीनों वाइंडिंग को अपन ने इस तरीके से रख दिया, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट कर दिया, और इसको बोलते हैं डेल्टा टाइप कनेक्शन। तो अपन प्राइमरी साइड में भी स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कुछ भी बना सकते हैं, और सेकेंडरी साइड में भी अपन स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो इस कनेक्शन के आधार पर कनेक्शन के बेसिस पे टाइप कैसे हो जाएंगे, थ्री फेज टाइप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर ऑन कनेक्शन बेसिस। कनेक्शन बेसिस पे बस बेसिक बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा फेज के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, नहीं ज़्यादा टाइप होते हैं उसके अंदर। तो इसमें या तो अपन प्राइमरी को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कर दें, या स्टार स्टार कनेक्शन कर दें, या डेल्टा स्टार कर दें, या फिर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से अपन प्राइमरी में स्टार या डेल्टा, सेकेंडरी में भी स्टार और डेल्टा बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन स्टार डेल्टा बनते हैं, और इनके फेजर डायग्राम में 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरीके से भी आगे बनते हैं, तो उनके आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अपन को वो सब नहीं देखना है, अपन को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किस किस तरीके के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अपना ऑटो ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन देख लिया अपन ने, उसके बाद में थ्री फेज टाइप देख लिया अपन ने, वाइंडिंग के कनेक्शन देख लिए अपन ने,
ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना, और भी इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको पहले देखना, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।